बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। फिर अयाज मीर साहब कहते हैं कि उस मूवमेंट का, वो पीटीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस मूवमेंट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उस पर बेवकूफ़ाना पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन वहाँ के अवाम का जोर इतना था कि जिस जरगे का ऐलान किया गया और जिससे वफाकी सरकार घबराई हुई थी उसे रोकना मुमकिन ना रहा। फिर उसी अली मीन गंडापुर को बीच में लाना पड़ा जिसे कुछ दिन पहले लान तान से नवाजा जा रहा था। गंडापुर ने कुछ अकल दिलाई, तब जाकर वफाकी सरकार को होश आया कि आग से खेलने का नुकसान बहुत हो सकता है। कल तक गंडापुर बागी समझा जा रहा था, लेकिन जमरोद की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र उसके पास गवर्नर सरहद भी पहुँचा और हजूर वज़ीर दाखिला भी। तस्वीर तो सबने देखी होगी, गंडापुर बीच में बैठा है और ये दोनों साहब यानी फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी दाएं बाएं बैठे हैं, और इस तस्वीर में इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला की शक्ल देखने के काबिल है। गंडापुर को बीच में बिठाने का फ़ायदा ये हुआ कि जिरगे का इनेकाद पुरअमन माहौल में हुआ, नहीं तो चंद रोज़ कबल जिरगे वालों पर धावा बोला गया तो 4 अशखास की अमवात हो गई। इश्तियाल बढ़ सकता था अगर वफाकी सरकार अपनी अप्रोच पर बज़िद रहती। गंडापुर ने सूरत हाल को बचाया, लेकिन इज्तिमा तो उस तहरीक का था और ये बहुत ही भरपूर अंदाज से हुआ। हस्बे रवायत ऐसे मजमों का न्यूज़ ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन जो वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों ने इस जिरगे की जारी की हैं उनसे पता चलता है कि मजमा कितना बड़ा था और इसमें किन जज्बात का इजहार हो रहा था। पाकिस्तान में सबसे आसान काम यह है कि किसी नापसंदीदा चीज़ को आप एंटी स्टेट या रियासत मुखालिफ कह दें। ऐसे मौके पर सरकारी एहलकार या सियासी लाउड स्पीकर कहते नहीं थकते कि कोई रियासत मुखालिफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन हरकारों से कोई पूछे कि आग लगाने का बाकायदा एहतमाम खुद करते हैं और फिर हालात का जिम्मेदार औरों को ठहराया जाता है। मारंग बलोच की मिसाल ले लीजिए। ये कोई पागल है कि औरत होते हुए लंबे लंबे एहतजाजी सफ़र करती फिर रही है। बाप उसका गुमशुदा हुआ था और फिर उसके बाद मारा भी गया। फिर इस औरत ने राह पर चलना शुरू किया जिस पर वो चल रही है, इस राह पर चलना शुरू किया जिस पर वो चल रही है। बलूचिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें इस तजर्बे से गुजरना पड़ा। नकीबुल्लाह महसूद का तो चंद साल पहले का वाक़या है। पुलिस खामखा उसे उठा लेती है और फिर दहशत गर्दी का लेबल उस पर लग जाता है। पुलिस की तहवील में फिर मारा जाता है। उसका अपना महसूद कबीला एहतजाज करने पर मजबूर होता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाते जो हैं वो थक जाते हैं, लेकिन इंसाफ कहीं से नहीं मिलता। कैसा हमारा इज्तिमाई माहौल बन चुका है कि जुल्म दिन दिहाड़े आंखों के सामने होता है और किसी को कोई परवाह नहीं होती। फिर लोग बोलने लगें या एहतजाज करें तो आप कह देते हैं कि ये तो रियासत मुखालिफ हैं। अजीब तमाशा है और कब से चला आ रहा है, लेकिन हमारे अकाबरीन मिल्लत ने कसम खा रखी है कि ना कुछ समझना है ना माजी की हमाकतों से कुछ सीखना है। बंगाली भी रियासत मुखालिफ थे, उन्होंने फिर वो किया कि उन तल्ख यादों को हमने अपने हाफजे से मिटा दिया। आज भी साने मशरकी पाकिस्तान पर बात हो तो हम हड़बड़ाने लगते हैं, सीधी बात नहीं होती। बलोचों का एक बड़ा हिस्सा रियासत मुखालिफ हो गया और नतीजा आज ये है कि अंदरूनी बलोचिस्तान कानवाई में चलने वाले ट्रकों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। पख्तूनख्वा रह गया था और वहाँ भी रियासत मुखालिफ वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। बाकी मुल्क में फॉर्म 47 वाला जादू चलाना निस्बतन आसान था, लेकिन पख्तूनों के देश में इतना आसान नहीं। पीटीआई को वहाँ रोका ना जा सका और नतीजतन पीटीआई की सूबाई हुकूमत वहाँ बन गई। उस हुकूमत को आज तक दिल से कबूल नहीं किया गया, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा। किसी के बस की बात हो तो अली मीन को आज ही हटा दें और गवर्नर आज नाफिज हो जाए, लेकिन इतना एहसास पैदा हो चुका है कि केपीके के हालात जो वैसे ही दहशतगर्दी के तनाजुर में इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं, गिरफ्त से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे अगर गवर्नर राज ऐसी हमाकत वहाँ की जाए। गौर करने का पहलू अलबत्ता यह है कि अब तक तो वफाकी हुकूमत को पीटीआई से ख़तरा था, लेकिन जैसा कि जमरोद जरगे के मनाजिर बता रहे हैं कि केपीके के हालात किसी और डगर पर चलना शुरू हो गए हैं। कौन समझाए कि हजूर हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। ये जो हर चीज़ में मुदाखलत है, इससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? सवाल किया उन्होंने। सियासत का बेड़ा गर्क हो गया है क्योंकि बस एक जमात का रास्ता रोकना है। इस जमात को रोकते रोकते अपना हाल बुरा कर लिया है। एक बात अलबत्ता अच्छी हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कौमी खिदमात की दास्तान ख़त्म होने वाली है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि दास्तान ख़त्म होने वाली है, लेकिन इस वक्त तक तो काजी की एक्सटेंशन के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के एमएनए और सेनेटर्स के लिए इतनी जो है वो सख्ती नहीं थी जितनी इस वक्त है। लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है कि जिन 2 सेनेटर्स का बताया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई किसी सख्ती वजह से सरेंडर नहीं किया, बल्कि मैच फिक्स था और पीटीआई के 2 सेनेटर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन एक सेनेटर हुकूमत का भी कम हो गया।
عمران ریاض خان صاحب نے بتایا کہ ایک حکومتی سینیٹر بھی جو ہے وہ کم ہو گیا. پھر ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو ان کے لیے فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے قاضی فائزہ کے لیے. اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، یعنی اللہ اللہ کر کے بالآخر قوم کی والہانہ خدمت سے دستبردار ہو رہے ہیں. دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اس سے کچھ بہتری نکلے. ایک تو الیکشن کے نام پر جو ناٹک قوم کے ساتھ رچایا گیا اس کا کچھ اختتام ہو، مگر ان کے ممکنہ جانشین تو بہتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب جو ہے اس کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں. جسٹس شاہ کی بات ہو رہی ہے، جسٹس منصوری شاہ کی بات ہو رہی ہے. ڈرنا انہیں ملک کی ناگفتہ بے حالات سے چاہیے، یعنی جو منصوری شاہ سے ڈر رہے ہیں ان کو ملک کے حالات سے ڈرنا چاہیے. مگر زیادہ ڈر جسٹس شاہ کا لگا ہوا ہے، کہیں یوں نہ کر دیں فلاں نہ کر دیں. خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں جسٹس شاہ کا جو فیصلہ تھا اس نے وفاقی حکومت کے لیے کچھ نہ چھوڑا. اس فیصلے نے مجوزہ آئینی پیکج میں ایسا کیل ٹھونکا کہ وفاقی حکومت اب تک اس وار سے سنبھل نہیں سکی. ڈر ہے کہ وہ آ گئے تو پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. سب کے پسینے اس بات پر چھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اجتماعی خودکشی کا شوق ہے. ممتاز ماہر اقتصادیات کیسر بنگالی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مداخلت کی موجودہ روش قائم رہی تو 20 سال میں دنیا کے نقشے پر پتہ نہیں کون کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. جو بات انہوں نے کہی اسے دہرانے سے قاصر ہوں. ہمیں کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جو کچھ بلوچستان اور KPK میں ہو رہا ہے اس کا ہمیں کچھ احساس نہیں. علی امین گنڈا پور بے دھڑک طریقے سے اس کے لیے بول سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے. جو ویسے اقتدار میں بٹھائے جائیں ان سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے. یعنی مریم نواز اور یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن علی امین گنڈا پور جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے. وہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ بڑی زبردست عکاسی کی ہے انہوں نے ایاز امیر صاحب نے. بہرحال جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آج اگر آپ ٹوٹل بات کریں تو ان کے 11 دن رہ گئے ہیں، اور اگر ان کی بات کریں ورکنگ ڈیز کی تو 2 اور 4 6 ورکنگ ڈیز ٹوٹل قاضی فائزہ کے رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. ممتاز ماہر اقتصادیات کیسر بنگالی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مداخلت کی موجودہ روش قائم رہی تو 20 سال میں دنیا کے نقشے پر پتہ نہیں کون کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. جو بات انہوں نے کہی اسے دہرانے سے قاصر ہوں. ہمیں کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جو کچھ بلوچستان اور KPK میں ہو رہا ہے اس کا ہمیں کچھ احساس نہیں. علی امین گنڈا پور بے دھڑک طریقے سے اس کے لیے بول سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے. جو ویسے اقتدار میں بٹھائے جائیں ان سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے. یعنی مریم نواز اور یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن علی امین گنڈا پور جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے. وہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ بڑی زبردست عکاسی کی ہے انہوں نے ایاز امیر صاحب نے. بہرحال جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آج اگر آپ ٹوٹل بات کریں تو ان کے 11 دن رہ گئے ہیں، اور اگر ان کی بات کریں ورکنگ ڈیز کی تو 2 اور 4 6 ورکنگ ڈیز ٹوٹل قاضی فائزہ کے رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الگنیم ہم سب کا حامی ناصر. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.